मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है विनय शर्मा और आप देख रहे हैं द विनय टॉक शो। मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत का संविधान कितना पुराना है तो आप मुझे जवाब देंगे लगभग 70 साल। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रिटेन का संविधान कितना पुराना है तो आप लगभग 150 साल का जवाब मुझे दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे यही पूछूं कि विश्व का सबसे पुराना संविधान कहां का है और उसके रचयिता कौन है, तो क्या आप बता पाएंगे? मैं बताता हूं। विश्व का सबसे पुराना संविधान भारत का ही है और उसके रचयिता हैं मनु। मनु महाराज ने उसको रचा है और उस संविधान में किसी देश को चलाने, किसी देश की व्यवस्थाओं को बनाने का पूरा विवरण दिया हुआ है। दुर्भाग्य यह है कि हमने कालांतर में पिछले कुछ 100-200 वर्षों में मनुस्मृति के गलत अनुवादों के कारण उसको गलत अर्थों में लिया है। मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा संविधान है जिसके अनुसार लगभग 5000 वर्षों तक भारत पर अलग अलग शासकों ने शासन किया है। मतलब शासक बदलते रहे लेकिन संविधान के उन्हीं चीजों को माना गया जो मनुस्मृति में लिखी गई है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि मनुस्मृति जो है जातिवाद को समर्थन करता है, लेकिन मित्रों ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले दिनों एक बहुत ही अच्छी पुस्तक मेरे हाथ लगी है। पुस्तक का नाम है साहित्य, संस्कृति और प्रवाह। इसकी रचयिता है डॉक्टर रोचना भारती। डॉक्टर रोचना भारती एक उद्योजिका है, नासिक में ही रहती हैं और लंबे समय से स्वामी दयानंद सरस्वती या आर्य समाज की एक प्रचारक रही हैं। जब मैं बात करता हूं मनुस्मृति की तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में जो भी बातें आपको बताऊंगा वो सभी चीजें इस पुस्तक से संदर्भ ली गई हैं। मित्रों, डॉक्टर रोचना भारती कहती हैं कि मनुस्मृति जो सृष्टि में नीति और धर्म का निर्धारण करने वाला सबसे पहला ग्रंथ माना गया है, उसको घोर जाति प्रथा का बढ़ावा देने वाला भी बताया जा रहा है। यह किसने बताया? यह हुआ है गलत अनुवाद के कारण। मनुस्मृति इंग्लिश या हिंदी में नहीं लिखा गया था, मनुस्मृति लिखा गया था संस्कृत में। और जब ब्रिटिशर्स हमारे यहां पर आए तो उन्होंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया, जिससे हुआ ये कि बहुत सारी चीजों का गलत मतलब निकाला गया। एक उदाहरण देता हूं। मैं ये कहता हूं कि चीनी खराब है, चीनी खराब है। यह एक हिंदी का सेंटेंस मैं आपको आपके समक्ष रखता हूं। आप मुझे इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। आप कह सकते हैं चाइनीज आर बैड। चीनी खराब है, अगर मैं ये कहूं तो आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं कि चाइनीज आर बैड। और कुछ लोग ये भी ट्रांसलेट कर सकते हैं दैट शुगर इज नॉट गुड और शुगर इज बैड। चीनी को जब मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं तो दो अर्थ निकलते हैं और दोनों का मतलब एकदम अलग है। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे महानतम ग्रंथ मनुस्मृति के साथ। आज जो लोग मनुस्मृति की बुराई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो मनुस्मृति को गंभीरता से पढ़े ही नहीं है। मनुस्मृति जातिवाद को सपोर्ट करता ही नहीं है। मनुस्मृति जिस चीज की बात करती है वो है वर्ण व्यवस्था, जो आज भी है। भारत के इस नए संविधान में भी वर्ण व्यवस्था है। उस समय जो वर्ण बने थे मनुस्मृति के हिसाब से, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे और यह सुविधा दी गई थी कि कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति एक वर्ण से दूसरे वर्ण में आसानी से प्रवेश कर सकता है। क्राइटेरिया रखा गया था शिक्षा का। जो ब्राह्मण था उसे द्विज कहा गया। द्विज अर्थात जिसका जन्म 2 बार होता हो। ब्राह्मण एक बार जन्म लिया, जब वो जन्म लेता है तो शूद्र है। चाहे कोई भी व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है तो वो शूद्र है। जिस समय वो ज्ञान अर्जित करेगा और समस्त विद्याओं में पारंगत होगा, उसके बाद उसका एक और जन्म होगा, द्विज कहलाएगा वो। और ऐसा ही क्षत्रिय और वैश्यों के साथ भी था। लेकिन जिन लोगों ने विद्या ग्रहण नहीं किया वही शूद्र रहे। इसमें डॉक्टर रोचना भारती बहुत अच्छा उदाहरण देती है। डॉक्टर रोचना भारती बताती हैं
कि यह वर्ण व्यवस्था है। वर्ण शब्द वृ धातु से बनता है, जिसका अर्थ है चयन करना या चुनना। वर्ण का बिगड़ा हुआ रूप है वरण, वरण, और इसका मतलब भी यही है। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था को ही बताया गया है और जाति व्यवस्था को नहीं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में कहीं भी जाति शब्द है ही नहीं। आगे उदाहरण देते हुए डॉक्टर रोशा भारती बताती हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्ण की सैद्धांतिक अवधारणा गुणों के आधार पर है, ना कि जन्म के आधार पर। यह बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, प्राचीन समय में इसका व्यवहार में चलन भी था। उदाहरण के तौर पर सत्यकाम जाबाल गणिका वैश्या के पुत्र थे, परंतु ये ब्राह्मणत्व प्राप्त किए। ऋषि पुलस्त्य का पौत्र रावण अपने कर्मों के कारण राक्षस बन गया। राजा रघु का पुत्र प्रवृद्ध राक्षस बना। विश्वामित्र के पुत्रों ने शूद्र वर्ण अपनाया। विश्वामित्र स्वयं क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने ज्ञानार्जित किया और वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। विदुर एक दासी के पुत्र थे, तथापि वे ब्राह्मण हुए और उन्होंने हस्तिनापुर साम्राज्य का मंत्री पद सुशोभित किया। मतलब एक दासी का पुत्र मंत्री बन जा रहा है। मतलब जाहिर सी बात है कि वहां पर जो है जाति व्यवस्था नहीं थी, वहां पर वर्ण व्यवस्था थी और उसमें ये लिबर्टी दी गई थी कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो वो जो है एक क्लास से दूसरे क्लास में जा सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलितों के समान गोत्र मिलते हैं। इससे यह पता चलता है कि यह सब ही एक ही पूर्वज और एक ही कुल के संतान हैं। मित्रों, आगे ये बताते हुए कहती हैं कि जब देश पर मुगलों का शासन हुआ, मुसलमानों का, तो उन लोगों ने जो देश के बहादुर वॉरियर थे, जो योद्धा थे, उनको गुलाम बना लिया। मुगलों की एक तरकीब रही है धोखे से लड़ाई लड़ने की, चाहे पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़े हो या किसी के साथ भी। जब ये उनको गुलाम बना लिए तो उनके सामने उन्होंने ऑप्शंस ये रखा कि या तो तुम मारे जाओ, या तो तुम इस्लाम स्वीकार कर लो, या तो तुम जो है हमारा गंदगी साफ करो। उसमें से कुछ लोग जो इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिए, उन लोगों ने यह स्वीकार किया कि ठीक है, हम जो है तुम्हारी गंदगी साफ करेंगे। लेकिन वे लोग उस समय जनेऊ धारण करते थे और जनेऊ को सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। तो वो कार्य शुरू करने से पहले हमारे ये बहादुर लोग, हमारे बहादुर वीर उस जनेऊ को तोड़ दिए, जनेऊ को भंग कर दिए, यज्ञोपवीत भंग किए। और इसी कारण आज आप भंगी नाम से कुछ लोगों को जानते हैं। ये जो भंगी लोग हैं, वाकई ये वॉरियर थे। वे लोग थे जो देश के लिए मुगलों से लड़े। उसके बाद एक और उदाहरण देती हैं डॉक्टर रोशा भारती। डॉक्टर रोशा भारती कहती हैं कि कोई दलित या निम्न जाति वर्ण के नहीं थे, ये इस देश के महान सपूत थे। इन महत्तर जिनका महत्व ज्यादा हो, इन महत्तर सपूतों को 72 से मेहतर कर दिया गया। यह काम केवल अंग्रेजों और मुगलों ने भारतीयों में आपस में फूट डलवाने के लिए ही नहीं किया, यह स्वस्वार्थ हेतु जाति पाति बनाने वाले हमारे धर्म के ठेकेदारों ने भी किया है। आगे डॉक्टर रोशा भारती लिखती हैं कि मनु परम मानवीय थे। वे जानते थे कि सभी शूद्र जानबूझकर शिक्षा की उपेक्षा नहीं कर सकते। वे किसी भी कारण से जीवन के प्रथम पर्व में ज्ञान और शिक्षा से अगर वंचित रह गया हो तो उसे जीवन भर की सजा नहीं दी जा सकती। इसके लिए उन्होंने यह भी एक विधान बनाया है कि अगर कोई शूद्र शिक्षा ग्रहण करता है तो वह आसानी से वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण के वर्णों में प्रवेश कर सकता है। आगे डॉक्टर रोशा भारती लिखती हैं कि मनु को जन्मना जाति व्यवस्था का जनक मानना निराधार और गलत है। इस बात से मैं संपूर्णतः एग्री करता हूं। इसके विपरीत मनु ने मनुष्य की पहचान में जन्म या कुल की सख्त उपेक्षा करते हैं। मनु की वर्ण व्यवस्था पूरी तरह
गुणवत्ता पर टिकी हुई है, क्वालिटी पर टिकी हुई है। आज भी तो वही हो रहा है। जो वर्ण व्यवस्था उस समय थी 4 कैटेगरी, आज भी वही है। आप देखिए, क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर, क्लास 4 ऑफिसर। क्या कोई क्लास 1 ऑफिसर खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी क्लास 4 ऑफिसर से करना चाहेगा? क्या कोई क्लास 1 ऑफिसर क्लास 3 ऑफिसर के घर बैठकर खाना खाना चाहेगा? मित्रों, ये वर्ण व्यवस्था थी, न कि जाति व्यवस्था। आज भी ऐसा है। आज है कि बहुत सारे तथाकथित शूद्र आज जो है क्लास 1 ऑफिसर हैं। आपके सामने टीना डाबी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और आप जाकर देखिए तो क्लास 4 कैटेगरी में काम करने के वाले बहुत सारे ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलेंगे। जो चीज उस समय महाराज मनु ने बनाया, वो चीजें आज भी हैं। फिर यह द्वेष क्यों? फिर आपको मनुस्मृति की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है जब आप उन्हीं की चीजों को मान रहे हैं? मनु ने ऐसा प्रयत्न किया है कि प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान जो सशक्त वर्ण है, जैसे कि किसी में ब्राह्मणत्व ज्यादा है, यहां पर ब्राह्मणत्व से मतलब है किसी में बुद्धि ज्यादा है। आज आप लोग आईक्यू टेस्ट लेते हैं ना, बताते हैं कि इनका आईक्यू ज्यादा है, इनका आईक्यू स्कोर कम है। वो एक पैरामीटर था टेस्ट करने का। जैसे किसी में ब्राह्मणत्व ज्यादा है, किसी में क्षत्रित्व ज्यादा है, इत्यादि का विकास हो और यह पूरे समाज के विकास में सहायक हो। महर्षि मनु पर जातिवाद का समर्थन करने का आक्षेप लगाना गलत है, क्योंकि दोष मिलावट करने वालों का है, न कि मनु महर्षि का। ये जो मैं इंफॉर्मेशन आपके पास ला सका हूं, इसके लिए डॉक्टर रोचना भारती की पुस्तक साहित्य, संस्कृति और प्रवाह का संदर्भ लिया गया है। धन्यवाद।